करते हैं। और आज की हमारी डे 1 क्लास है, ठीक है। और इस डे 1 क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिज़िक्स शुरू कर रहे हैं अभी, और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, सब कुछ बिल्कुल ज़ीरो से। और वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी बाद में रिवीजन करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि जो क्लास 12th में आपको फ़िज़िक्स पढ़ना है उसमें चैप्टर्स कौन कौन से आपको कवर करने हैं। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर हमारे दो मेजर टॉपिक होते हैं। तो हम लोग टॉपिक 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल पढ़ते हैं। और जब टॉपिक 2 की बारी आती है तो इस टॉपिक में हम लोग गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो GAUSS गॉसेस थ्योरम, तो उसको गॉस थ्योरम बोलते हैं, एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। अब बाकी और भी चैप्टर्स हैं, बस उसके नाम जान लो। बाकी चैप्टर्स जब शुरू होंगे तब उनके वन में ऐसे काफ़ी लेट हो जाएगा अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, उसके अंदर भी 2 टॉपिक्स होती हैं, 3 टॉपिक्स होती हैं। फिर मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। फिर मैग्नेटिज्म और मैटर पढ़ते हैं। फिर ऐसे कर करके हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फिर जब वो कवर होता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा पोर्शन पूरा का पूरा बदल जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर अल्टरनेटिंग करंट। जब ये ख़त्म होता है तो थोड़ा सा चैप्टर इजी होने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बाद लाइट का पार्ट शुरू हो जाता है। तो लाइट में हम लोग रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, ये हम लोग एक चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब उसमें लाइट को हम लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। फिर उसके बाद जब ये पोर्शन खत्म हो जाता है तो सबसे इजी पोर्शन शुरू हो जाता है 12th पोर्शन का, जिसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर ये सब पढ़ते हैं उसमें। तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर बहुत ईजी माना जाता है। फिर उसके बाद आपके छोटे छोटे चैप्टर्स निकलते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये बहुत ईजी चैप्टर होता है। फिर लास्ट में जा कर के हम लोग 2 एकदम आसान चैप्टर कवर करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 14th चैप्टर होता है वो होता है सेमी कंडक्टर, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। अगर कोई लड़का आगे जा कर के बीटेक करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसको सेमी कंडक्टर डिटेल में पढ़ना होगा। और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये होता है आपका 15th चैप्टर। तो अभी जो आप डे 1 में हम लेने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से शुरुआत होती है। और अगर आप लोगों को लाइव क्लास में कहीं भी किसी टॉपिक में दिक्कत होगा तो आप लोग हमारे स्क्रीन पर ऐसे स्क्रिबल कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ज़रा आप लोग मेरे स्क्रीन पर लिखने की कोशिश कीजिए। आप लोग लिख पा रहे हैं क्या? मतलब कोई ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। हाँ, वेरी गुड। बाकी लोग भी लिख के ट्राई करें। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। उज्जवल लिख पा रहे हो क्या बेटा? वेरी गुड, तो मतलब सभी लोग इस पे लिख पा रहे हैं। चलो ठीक है। तो बस अब देखो, हम लोग का ये डे 1 है। अब इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स को पढ़ना है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हम किस तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे और हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम लोगों का जो स्टडी होने वाला है वो किस हिसाब से होगा, उसमें नेचर क्या होगा पढ़ाने का, कैसे कैसे आप लोग करेंगे, कैसे कैसे। तो अभी जो हम ये जो 2 टॉपिक बताए हैं ये सिर्फ इसके मेजर टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे जब लेक्चर आगे जाएगा तो आप इसमें छोटे छोटे ढेर सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें हम लोग डिटेल में तो जाएंगे ही जाएंगे हर एक टॉपिक। तो उसमें हम लोग NCERT कवर करेंगे, और मेन चीज़ रहेगी कि जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जितने भी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होगी उसके लिए आपको हम PDF बना करके सॉल्व करवाएंगे। जब आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहेंगे तो उस टेस्ट सीरीज का भी अलग से क्लास चलेगा, उसका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा। अगर टेस्ट सीरीज की क्लास नहीं चलेगी तो फिर आप लोग टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन अटक जाएगा उसको कैसे करेंगे। तो जो डाउट सेशन होगा टेस्ट सीरीज के लिए वो भी लिया जाएगा। तो हम लोग स्टेप ऐसे रखेंगे, पहले हम लोग अपना थ्योरी समझेंगे,
थ्योरी के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखेंगे। और आपको 12th में थ्योरी और प्रूविंग और न्यूमेरिकल्स तीनों पर इक्वल ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सर थ्योरी कर लें या सर न्यूमेरिकल कर लें या सर, क्योंकि हम लोग चैप्टर बहुत अर्ली शुरू कर रहे हैं, इसलिए हर स्टूडेंट को हर टॉपिक मतलब हर तरह के जो नेचर है क्वेश्चन का उसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हम लोग ना सबसे पहले नोट्स लेंगे, जिस बच्चे का नोट्स अच्छा रहेगा वो बच्चा सबसे अच्छा करेगा, ठीक है। तो हम अब पेज चेंज करते हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम समझाएंगे हिंदी में, नोट्स लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। अब समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो एक और चीज़ देखिए, जब मीटिंग ज्वाइन करने के बाद जब 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एवरी 40 मिनट्स के बाद मीटिंग अपने आप ख़त्म हो जाती है, ठीक। अब आज हम लोग पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप करने में लेट हो गया, तो आज का लेक्चर थोड़ा कम रहेगा। नेक्स्ट टाइम से सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया कैसे करना है। तो ये जो 40 मिनट्स का आपका जो मीटिंग होता है, जब ये ओवर हो जाता है तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये क्लास ओवर हो जाती है। तो आपको सेम आईडी पासवर्ड यूज़ करके फिर से मीटिंग ज्वाइन करना होगा। तो जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है वो तो 3-4 सेकंड में ज्वाइन कर लेता है, जिसका थोड़ा सा मोबाइल का प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा ओल्ड वर्जन है तो उसको मतलब 20 से 30 सेकंड लग जाते हैं। मतलब कुछ भी हो, बहुत आराम से 1 मिनट में आप मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक मीटिंग इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज टाइम, आप आराम से मीटिंग ज्वाइन करेंगे 40 मिनट्स के बाद। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी ग्लिच होता है या कभी कभी इंटरनेट का इशू होता है, तो आप ऑटोमेटिक मीटिंग से बाहर चले जाते हैं जब इंटरनेट आपका अच्छा नहीं होता तो, ठीक है। वैसे अगर 1 Mbps 2 Mbps की स्पीड आ रही है तो आपका इंटरनेट मतलब ये जूम की मीटिंग अटेंड हो जाती है। और अगर हम वीडियो ओपन करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप ऐसे ही स्क्रीन देखते रहेंगे, तब तो आपका डेटा भी सेव हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोबाइल से देख रहे होंगे। तो जब वीडियो ऑन नहीं रहेगा तो डेटा और कम खर्च होता है, ठीक। तो हम लोग अब टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम लोग पहले एक व्यवहारिक बात समझें कि लाइफ में मतलब जब ये सब स्टडी होने लगा तो ये चीज़ें आई कहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्ज आया या जो कुछ भी अभी हम लोग 11th 12th में पढ़ने वाले हैं, 12th में वो सब मतलब उसका जनरेशन कहाँ से हो रहा है, सब कुछ पैदा कहाँ से हो रहा है। तो जैसे देखिए, शुरू में जब इंसान धरती पे आया और जब चीज़ें जैसे पेड़ पौधे सब कुछ नेचुरल चीज़ें, पानी, रिवर, नदी, पहाड़, ये सब जब थी, तो उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई चार्ज होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे ना लोग कुछ और फिजिकल फिनोमेना को मतलब ऑब्जर्व किए। जैसे कि आपको पता है जब बारिश होती है तो जैसे आप धरती पे हैं, मान लीजिए ये धरती है और यहाँ पे आसमान है, तो इसमें क्या होगा, चिंगारी निकलती है, कई बार आप देखेंगे बिजली तड़कती है बरसात में। तो इस तरह के फिनोमेना को लोग जज करना शुरू किए और उसको स्टडी करना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका सेंस डेवलप हुआ इन चीज़ों में, तब जा कर के लोग उस चीज़ में स्टडी करना शुरू किए। और जब स्टडी अच्छी खासी हुई तो ये सारे कंटेंट निकल के बाहर आए प्रॉपर तरीके से। अब वहाँ पर एग्जाम्पल को समझो, सबसे बेसिक चीज़ जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में समझनी होती है, सबसे पहली चीज़ वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग 9th 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग सीधे नोट्स लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। और देखिए, आपसे जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा 12th का, उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो वेरी शॉर्ट आंसर के अंतर्गत आएगा, वेरी शॉर्ट। अब जो वेरी शॉर्ट आंसर वाला होता है वो 1 मार्क का होता है, ठीक। तो ऐसी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हम इसमें लिखवाएंगे, वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके 1 मार्क में यूज़ हो जाएंगे। तो पहला होता है वेरी शॉर्ट टाइप। फिर आपका दूसरा तरह का जो यूज़ करते हैं उसको कहते हैं शॉर्ट टाइप, ठीक है। अब शॉर्ट टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, एक होता है 1 मार्क का, एक होता है 2 मार्क का। तो जब वेरी शॉर्ट टाइप फिर शॉर्ट टाइप हो जाता है, तो फिर उसका आपका एक जो लॉन्ग टाइप आता है उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक 3 नंबर का होता है, एक 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मतलब जो क्वेश्चन होगा उसमें नंबर क्वालिफिकेशन किया जाएगा। अब इसमें जो MCQs होते हैं, मतलब जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं, उससे छोटा क्वेश्चन भी होता है, 2 नंबर का भी होता है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन होता है। ये आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है। तो ये नोट्स जो हम लिखवा रहे हैं, इन नोट्स को लिखना ज़रूरी है। इन नोट्स में थोड़ा डिटेल होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जैसा नहीं होगा कि मतलब कॉन्सेप्ट को समझ लिए काम हो गया, नहीं, लिखना ज़रूरी है। जब इसको लिखेंगे तो नोट्स बनेंगे,
और नोट्स बनेंगे तो नोट्स को आप रिवाइज करेंगे और उससे फिर आप लिखने का हैबिट डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। व्हेन, हाँ ठीक है, रुके हुए हैं। तो चलो अब पहला पॉइंट नोट करो तुम। हम लोग इसमें ये समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा मैटर होता है जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब हर एक चीज़ जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो तो उसको बोलेंगे वो एक चार्ज है। ठीक है, तो उसको लिखो ऐसे, इट इज़ द नेचर, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉपर्टी, ऑफ मैटर because of which matter will experience force when it is kept in, और देखो ये जो केप्ट वर्ड है इसको तुम प्लेस्ड भी लिख सकते हो, प्लेस्ड इन। तो यहाँ पे तुम ब्रैकेट में प्लेस्ड भी लिख सकते हो, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये थोड़ी सी नई चीज़ है तुम लोगों के लिए, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रो वर्ड भी है और मैग्नेटिक वर्ड भी है। ठीक है, अब देखो हम ये भी समझेंगे कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज में ये जो नेचर आया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो नेचर क्यों आया है। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना वो डेफिनेटली या तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा या तो प्रोटॉन से मिलकर बना होगा। उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो हम लोग अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस पर जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स या ढेर सारे प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से या तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन जो उसका साइज होगा चार्ज का, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका काफ़ी बड़ा साइज हो सकता है, काफ़ी छोटा साइज भी हो सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं पॉइंट चार्ज के नाम से, तो उसको हम लिखेंगे पॉइंट 2 में, और उसमें हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में बताएंगे। तो ये लिखो, पॉइंट चार्ज इज, अब यहां पे लिखो एन accumulation of electric charges at a point but it will not occupy space। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मतलब जो भी आपका चार्ज है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप जो भी चार्जेस डालेंगे वो सारे के सारे चार्जेस इसको चार्ज कर देंगे। तो या तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है ना मार्केट में, तो हम नहीं चाहते कि ये स्पेस कवर करे, स्पेस में हम नहीं चाहते ये स्पेस कवर करे, ये वॉल्यूम कवर करे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एकदम कंप्रेस करके सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पर अक्यूमुलेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अक्यूमुलेशन, तो ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज। अब उस कंडीशन में हम ये कंसीडर करते हैं कि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ये चार्ज है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है समझ में आ गया, एकदम छोटा सा चार्ज होगा। ओके, सो नाउ सी गाइस, हम लोग पॉइंट 1 देख चुके, पॉइंट 2 देख चुके, पॉइंट 3 पे आते हैं। पॉइंट 3 पे आपको ये समझना है कि हम लोगों के पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हाँ बेटा बोलिए। पॉइंट 2 में हम ये बता रहे थे कि देखो कोई भी बड़ा से बड़ा चार्ज होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट में चार्ज क्यों आता है, उस ऑब्जेक्ट में चार्ज इसलिए आता है क्योंकि हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है,
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो रियल लाइफ में देखो तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कोई ना कोई स्पेस कवर करते हैं ना, मतलब जहाँ पे वो रहेंगे वो उतनी जगह छेक लेंगे, उनके यहाँ कोई और नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इसको एक अजम्पशन मान रहे हैं कि चलो इमेजिन करो कि इसको एकदम अकोमुलेट कर दो, पूरा एक पॉइंट पर आ जाए सारा का सारा, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलेंगे, मतलब। और उसमें ये चीज़ स्पेशली मेंशन कर देंगे कि वो स्पेस कवर नहीं करता है, वो स्पेस कोई जगह नहीं घेरेगा वो, ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लोगों को ये समझना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी तक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें से सबसे हल्का माना जाता है। तो इसको तुम इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाल करके उसके बारे में पहली चीज़ लिखो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सबसे पहली चीज़ लिखोगे वो लिखोगे ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, छोटा तो है साथ में ये सबसे हल्का भी है। तो अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल लिखोगे और उसके बाद लिखोगे लाइटेस्ट पार्टिकल, मतलब वो सबसे लाइट है, लाइटेस्ट पार्टिकल। और उसके बाद उसका चार्ज लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम लिखोगे -1.6, इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये नेगेटिव है। सेम चीज़ तुम फोर्थ पॉइंट में लिखोगे प्रोटॉन के बारे में, ठीक। अब प्रोटॉन के बारे में तुम ये बताओगे कि ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन से ये थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा हैवियर होता है। तो लिखोगे प्रोटॉन के बारे में पहला पॉइंट लार्जर देन इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, अब क्योंकि ये भारी भी है तो उसको लिखो HEAVIER, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड पॉइंट में तुम उसका चार्ज लिखोगे, लेकिन यहां पर चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर होता है, बस उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। चार्ज में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया, प्रोटॉन का इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे दुनिया में बाकी लोग चार्ज बनाते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज है तो डेफिनेटली या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो चार्ज आया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, ठीक है। अब तुम लोगों को इस चैप्टर में ये भी देखने को मिलेगा कि अगर दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो वो तुम लिखो फिफ्थ पॉइंट में, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब होता है सेम। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो एग्जाम्पल में लिखो, जैसे अगर प्रोटॉन एंड प्रोटॉन ये लाइक चार्जेस हुए, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये भी लाइक चार्जेस हुए। अब सिक्स्थ पॉइंट में लिखो अनलाइक चार्जेस। अब इनका ये मतलब हुआ अनलाइक चार्जेस में, मतलब कि चलो ठीक है, एक प्रोटॉन हो गया एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये लोग ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हैंड राइटिंग क्लियर ना हो तो एक बार पूछ लेना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग के जो चैप्टर का नाम है अगर उस पर तुम ध्यान दो तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम जो आ रहा है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि देखो अभी क्लास 12th में शुरुआत के जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है इसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट में रख करके समझेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तब वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके वजह से कैसे कैसे प्रभाव, कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स आसपास में पड़ सकते हैं। लेकिन जब तीसरा चैप्टर आएगा तो हम उस समय चार्ज को मूव करा देंगे कि अब मूव करा के देखेंगे कि अच्छा जब मूव हो रहा है चार्ज तब उससे क्या क्या असर पड़ रहे हैं। फिर जब आगे का चैप्टर आएगा तो चार्ज को मूव कराएंगे लेकिन एक्सिलरेशन से मूव कराएंगे, तब देखेंगे कि तब क्या क्या असर पड़ रहा है। तो फिलहाल जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग अपने चार्ज को रेस्ट में रखते हैं और रेस्ट में रख करके उसके साथ क्या क्या हो रहा है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब अपना हेडिंग डालेंगे
इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कि चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इज इन रेस्ट, ये इसका पहला पॉइंट होता है। तो इसको तुम एक ग्रामेटिकली करेक्ट कर दो, चार्ज इज एट रेस्ट होगा, ठीक है। फिर हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी चार्ज के पास क्या क्या होता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ या प्रोटॉन हुआ, तो उसके पास मास होगा या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि मास होना कंपलसरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। इसके पास क्या क्या होगा, चार्ज जब ट्रैवल करेगा तो क्या क्या ट्रैवल करेगा। तो देखो उसमें हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट कि चार्ज विल बी हैविंग मास, डेफिनेटली उसके पास मास होगा, और उसके पास डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब चार्ज में लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, चार्ज मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज एक पार्टिकल है, ठीक है, किसी पार्टिकल पर चार्ज आता है। अब हम लोग ये भी देखेंगे तीसरे पॉइंट में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, जैसे मान लो कि अगर हम इसके ऊपर बोलें कि इसके ऊपर इतना चार्ज है, तो आखिर वो जो चार्ज आया उसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आया होगा या प्रोटॉन की वजह से आया होगा। तो इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, जब तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करते हो तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ गया Q, तो वो हो जाएगा n टाइम्स E। अब ये E क्या है, ये जो E है ना, यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो है अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो वो इसी E का मल्टीपल होगा, मतलब 1E 2E 5E 10E 15E 1000, मतलब ऐसा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो जाए E/2, ऐसा नहीं है, नहीं, एकदम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर आप दुनिया में इंसान को काउंट करते हैं तो या तो आप 2 इंसान, 4 इंसान, 5 इंसान, चलो मान लो कोई छोटी सी पार्टी दे रहे हो, अब जैसे कल उज्ज्वल पार्टी दे रहा है, तो उज्ज्वल ऐसा करेगा कि चलो ठीक है 6.5 लोगों को बुलाएगा, वो 6.5 लोगों को तो बुला नहीं सकता, या तो बुलाएगा 6 लोगों को, या तो बुलाएगा 5 लोगों को, या तो बुलाएगा 7 लोगों को, ऐसे ही बुलाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, वो सोचता है कि चलो ठीक है एक आदमी पे 10 रुपये खर्च करेंगे, तो लेकिन उसके पास अगर 55 रुपये हुआ तो इसका क्या मतलब है कि वो 5.5 लोगों को बुलाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हाँ, इसका यही मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट दुनिया में जब चार्ज होता है ना, तो वो भी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है इसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होता है। मतलब किस नंबर का मल्टीपल होगा, इस नंबर का मल्टीपल होगा, इसी नंबर का 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 करोड़ गुना, जो भी होगा इसी नंबर से उसमें डिवीजन करोगे तो एग्जैक्ट खड़ा खड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है तीसरा पॉइंट। अगर मान लो तुम ये देखते हो कि अगर आपके पास कोई चार्ज आ गया तो अब वो चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर ही तो होगा। अब मान लो चौथे पॉइंट में हम ये लिखवाएं कि चलो ठीक है कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, तो अगर तुम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाओगे तो उसका चार्ज घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से तो ये चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर 11th क्लास में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो पढ़ नहीं रहे, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग उसको लिखेंगे, ऐसे लिखो कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन। नाउ जस्ट पुट हियर नोट, ये नोट तुमको एग्जाम में लिखना है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिखवा रहे हैं। नोट, डोंट बॉदर अबाउट, अब यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस लेकर के लिखवा दे रहे हैं, डोंट बॉदर अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से इंसान का मास भी उसके मोशन पर डिपेंड करता है।
इंसान का चार्ज भी उसके मोशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब अगर चार्ज है तो भी क्या कहते हैं, सॉरी, अगर मोशन है तो मास भी चेंज होता है, स्पीड भी, मतलब चार्ज भी चेंज होता है। लेकिन ये सब नहीं करना है, ठीक है हम लोगों को। और आपको एग्ज़ाम में ये लाइन नहीं लिखनी है कि डोंट बॉदर अबाउट, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये मेन पॉइंट लिखना है, चौथा पॉइंट। ठीक है, अब आगे आप लोग ये भी देखेंगे कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर अलग अलग तरह के मटेरियल लें तो क्या सारे में सेम चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये सब जो हम नाम सुनते हैं उसका क्या मतलब है। तो हम लोग अब जा रहे हैं 5वें पॉइंट पर नोट करने के लिए, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग मटेरियल का क्लासिफिकेशन किए हैं। तो 5th पॉइंट पर लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि किस मटेरियल में कितना चार्ज फ्लो कर सकता है, उसके हिसाब से हम मैटर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, वो फ्रीली फ्लो करता है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया कोई मेटल ले लीजिए, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके लिखिए आप मेटल। अब इसके स्टेटमेंट में आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि चार्ज कैन फ्लो फ्रीली। अब जो कंडक्टर का ठीक उल्टा होता है, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। सेकेंड पॉइंट, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का एग्जांपल देखो, रबर बेस्ट एग्जांपल है इसका। तुम लोगों को पता होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी ख़राब होता है या कहीं पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करना होता है, तो लोग रबर के या प्लास्टिक के जूते चप्पल या लकड़ी के जूते चप्पल पहनते हैं, और उनके हाथ में जो दस्ताना होता है, जो ग्लव्स पहनते हैं, वो भी रबर या प्लास्टिक का बना होता है, क्या, ताकि वो इंसुलेटर रहे। तो अब इसमें लिखोगे इंसुलेटर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, मतलब ये चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता। तो इसमें तुम लिखोगे चार्जेस कांट फ्लो। अब जो तीसरा कैटेगरी होता है उसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। वो थोड़ा सा कंडक्टर होता है और थोड़ा सा इंसुलेटर होता है, मतलब उसमें चार्ज फ्लो होने का नेचर बहुत कम होता है। तो अब तीसरा लिखो सेमी कंडक्टर। अब इसमें एग्जाम्पल जो इसका सबसे पहले लिखोगे वो लिखोगे सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन होता है, तुम लोग पूरा नाम लिखना, GE से जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें क्या लिखोगे, इट हैज़ बोथ नेचर। मतलब इसके तुम टेम्परेचर वगैरह को चेंज कर दोगे तो ये कंडक्टर भी बन सकता है, और इसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो ये इंसुलेटर बन सकता है। उसके डिटेल में हम लोग जाएंगे जब हम लोग सेमी कंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे, जो लास्ट में आता है, तो उस समय इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे भी, मतलब वो क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास कोई पेन रखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि इस पेन को हम चार्ज कर दें, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो उसके लिए हम पॉइंट को ही चेंज कर रहे हैं इसमें, 6 करके ऐसे मेन एकदम कंप्लीट ऐसे लिखो, हाउ टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आप लोग मेजर जो तरीके हैं वो 3 ही तरीके हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रिक्शन, आप अप्लाई कर सकते हैं कंडक्शन, और आप अप्लाई कर सकते हैं ये तीसरा वाला तरीका जो है इंडक्शन। 3 तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों तरीके अप्लाई हो ही जाएं, किसी में एक अप्लाई हो सकता है, किसी में 2 अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रिक्शन से किस तरह के ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, तो फ्रिक्शन से आप इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। ठीक, आप कंडक्शन से किसको चार्ज कर सकते हैं, अब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्शन से चार्ज हो जाते हैं, और जितने कह सकते हैं कंडक्टर्स होते हैं, सिंपल कंडक्टर्स।
कंडक्टर्स को आप कंडक्शन से आराम से चार्ज कर सकते हैं। अब इंडक्शन से भी आप मेटल को और कुछ कुछ कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए कि अगेन यहाँ पर मेटल्स एंड कंडक्टर्स, ऐसे करके कंडक्टर्स, एंड यहाँ पे अदर लिख दीजिएगा, एंड अदर कंडक्टर्स, मेटल्स एंड अदर कंडक्टर्स। मतलब 3 तरीके हैं किसी को चार्ज करने के। अब हम लोगों को इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो इंडक्शन को समझना है कि इंडक्शन से कैसे काम होता है। ठीक है, इंडक्शन में हम लोग ना कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग करते हैं, मतलब चीज़ें कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी और चार्ज हो जाएंगी। देखते हैं वो कैसे होता है। तो पहले इतना नोट करो और फिर बताओ नोट हो गया क्या। तो हम पेज चेंज कर रहे हैं और अब तुम देखो कि हम लोग उसमें तीसरा जो पॉइंट था इंडक्शन, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो क्योंकि उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका अगला हेडिंग है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब देखो तुम लोग एक काम कर सकते हो, जैसे कि 2-3 कलर के पेन यूज कर सकते हो। ब्लैक यूज कर सकते हो, ब्लू यूज कर सकते हो, रेड यूज कर सकते हो, ग्रीन यूज कर सकते हो। या फिर अगर मान लो कई सारे पेन यूज नहीं कर पा रहे तो एक काम कर सकते हो कि जिस समय क्लास में बैठे हो उस समय सब कुछ एक सिंगल कलर से लिखो, सब कुछ, हेडिंग भी, सब हेडिंग भी, पॉइंट्स भी और थेसिस भी, थ्योरी भी, सब कुछ एक कलर से लिखो। जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो रिवीजन के टाइम में हेडिंग को रेड कलर से कर दो, सब हेडिंग को ग्रीन कर दो, और जो पॉइंट्स लिखे हो उसको ऐसे किसी और कलर से ऐसे ऐसे रिंग कर दो। तो ये भी अच्छा होता है। तो अपने अपने तरीके हैं बनाने के। वैसे अगर आप लोग पेन शिफ्ट करने में आपका स्पीड फास्ट है कि चलो अगर हेडिंग डाला गया तो फटाक से दूसरा पेन उठा करके हेडिंग डाल लो, फिर अंदर में चल रहा है तो फटाक से दूसरा पेन उठा करके इसको लिखना शुरू कर दो। ठीक, देखो ये जो नोट्स है ना, वो नोट्स अगर आप एक बार अपने हाथ से लिखते हैं लाइफ में एक बार, तो बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम याद हो जाती हैं। तो नोट्स बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यार खुद से नोट्स बने। लेकिन आजकल का जनरेशन है पीडीएफ पढ़ने वाला जनरेशन, लेकिन फिर भी नोट्स अगर बन जाएगा एक बार खुद से लिखा हुआ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी चैप्टर ख़त्म होता है, कोई एक चैप्टर मान लो ख़त्म हो गया, तो उस चैप्टर के बाद जब दूसरा चैप्टर शुरू करना होगा तो बीच में 2-3 पेज या 2-3 पन्ना जरूर छोड़ देना, क्योंकि इन फ्यूचर जब कुछ ऐसी बातें पता चलें उस चैप्टर में ऐड करने के लिए टेस्ट सीरीज से या फिर यहाँ वहाँ के पीडीएफ से, तो आप उसमें उसको एडिट कर सकें। तो पेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार नोटबुक के पीछे ही जा के लिखें सब कुछ। चलो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझते हैं। देखो इंडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दो, मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट। इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसका तरीका देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखो अगर मान लो कि ये ऑलरेडी कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो जब तुम इन दोनों को पास में लाओगे, मतलब इसको पास में लाओगे इसके पास में, ठीक है, एकदम जब पास में ला दोगे तो क्या होगा कि इसके पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, देखो कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल होती है उसका ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज ही नहीं है, उसका उल्टा मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो गए तो टोटल चार्ज 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये चार्ज कट जाएंगे एक दूसरे से और ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो, लेकिन ये तो पता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास है, तो जब आप पॉजिटिव चार्जेस को पास में लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स विल एक्ट, मतलब ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रल वाले का पॉजिटिव है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो जाएगा। रिपेल मतलब उसको धक्का लग जाएगा, वो दूर चला जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस साइड आ जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अट्रैक्शन की वजह से इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना कांटेक्ट कराए इंडक्शन की वजह से हम लोग चार्ज बना दिए। अब देखो इस आधे पर नेगेटिव आ गया, आधे पर पॉजिटिव हो गया,
देख सकते हो यहाँ पे आधा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आधा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, हम एक ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो इंडक्शन की वजह से क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उसी को अंदर में लिखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल, इसका एडवांटेज कैसे लें, हाउ कैन वी क्रिएट पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। हाँ, सेकंड में इसको बना लो, ऐसे याद रहेगा कि ठीक है। हाँ बेटा, टाइम ले लो, ये डायग्राम बनाओ और थोड़ा टाइम ले लो, डायग्राम को अच्छे से बना लो। और यहाँ पर लिखना है इसको कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था और ये वाला ऑब्जेक्ट शुरू में न्यूट्रल था। तो जब इनको क्लोज लाया गया तो यहाँ पे तुम लिख दो वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। इसका मतलब है कि हम इन लोगों को बहुत ही क्लोज ले आए, तो इनको क्लोज लाने की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तब इंडक्शन जो हुआ है वो इनको क्लोज लाने की वजह से ही हुआ है। और उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, हाउ कैन वी क्रिएट पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। इसको भी देखते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तुम लोग एक काम करना, ये बीच की येलो वाली लाइन मिटा देते हैं, यहाँ पे तुम लोग ऐसे लिख लेना INDUCTION, इंडक्शन, मतलब इनके इनके बीच में इंडक्शन हुआ है। ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि इंडक्शन हुआ कैसे। तो देखो सेम सेम चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, रिपल्शन हो जाएगा वहाँ पे। जैसे कि इस वाले पॉजिटिव से ये वाला पॉजिटिव रिपेल होकर एक साइड चला आया, लेकिन अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, इस वाले पॉजिटिव का इस वाले नेगेटिव से अट्रैक्शन हो गया, तो इसीलिए सारा नेगेटिव इस साइड चला आया, ठीक है। तो ये जो इंडक्शन हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए इसको हम अलग से यहाँ पे लिख दिए, तुम भी लिख लो। तो चलो सबका हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, सारे बच्चे इस जरा हेडिंग को ध्यान दो, हम इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन, मतलब हम इंडक्शन के जरिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हेडिंग हो गया। अब इसके नीचे हम पेज चेंज कर रहे हैं। देखो ऐसे करो कि एक काम करो, सबसे पहले कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ले लो, ये डायग्राम बना लेना। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ले करके तुम इसके पास में कोई पहले से रेडी नेगेटिव चार्ज का बार ले आओ, जैसे बार हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो इसमें लिख दो नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, BROUGHT, ब्रॉट क्लोजर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो जब इसको तुम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के क्लोज लाओगे तो फिर क्या होने वाला है यहाँ पे, कि जो तुम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, लाल कलर का, उसके से क्या होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले आएंगे और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड चले आएंगे। फिर तुम क्या करो, इसको वायरिंग कर दो, अर्थिंग कर दो। अर्थिंग का ये सिंबल होता है, ध्यान देना। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है कि एक तार को लो और उसको अर्थिंग कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आफ्टर इंडक्शन, मतलब जब इंडक्शन हो गया, कॉमा, देन ऑब्जेक्ट इज, अब इसको अर्थ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अर्थ, EARTH, बाई वायर। तो इससे क्या होगा कि देखो, अर्थ का एक नेचर होता है, अर्थ में एक खुद का एक नेचर होता है। अर्थ हमेशा रिजर्वायर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अर्थ में चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे एक टॉपिक कि अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे इस चीज़ को कि अर्थ का पोटेंशियल ज़ीरो क्यों होता है। तो यहाँ पे लिखो EARTH, अर्थ इज एट ज़ीरो पोटेंशियल एंड behaves like reservoir for any charge, रिजर्वायर का मतलब होता है कि आप उसमें से चार्ज निकालिए या आप उसमें चार्ज डालिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो ही बना रहेगा, ठीक है। अर्थ में इतनी कैपेसिटी है कि ये कितने चार्जेस को भी ले सकती है और चार्जेस को दे भी सकती है।
ठीक है। इसीलिए हम लोग कई बार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करने के लिए उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, ठीक है। तो ले दे करके अब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि सबसे पहले आप एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लीजिए, उसके पास में एक नेगेटिव ऑब्जेक्ट लाइए, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के सारे प्लस वाले इधर चले आएंगे, सारे माइनस वाले इधर चले आएंगे। उसके बाद आप इसको अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें घुस जाएंगे, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बाद में बच जाएगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड बचेगा। तो अब उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला, मतलब रेड कलर से ड्रॉ करिए ये वाला। अब इस पर जो चार्ज बचा है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव बचा है। अब क्या कीजिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ से हटा दीजिए। तब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा फैल जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ग्राउंड करने के बाद ये पूरा का पूरा इसमें फैल जाएगा और उसमें से नेगेटिव को हटा दीजिएगा। ये था तरीका कि हम किस में। अब इसमें यहाँ पे एक नोट वाला पॉइंट ये रखना है कि ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नेगेटिव चार्ज, सिर्फ वही मूव करते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो थोड़ी मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अर्थ और अर्थ टू ऑब्जेक्ट। उसका रीज़न ये है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों मूव करता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है इसीलिए वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है इसलिए वो मूव कर सकता है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ब्लू पेन से हम ये लिखें कि नेगेटिव चार्ज्ड, यहाँ पे लिखे हैं नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोजर टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो चलो आगे चलते हैं और अब हम लोग एक नए टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस में कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी समझेंगे कि हम लोग चार्जेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी सिस्टम पर हम एक चार्ज दे देते हैं 10 कूलाम का और दूसरा चार्ज देते हैं 5 कूलाम का, तो क्या होगा कि ये 5 कूलाम और 10 कूलाम आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम उसको समझेंगे कि इस पर आ जाएगा टोटल 15 कूलाम। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं, वो अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए चार्जेस विल गेट एड अप एल्जेब्रिकली लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये जो मान लीजिए जो Q नेट आएगा किसी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी चार्जेस होंगे आप उनको ऐड करते चले जाइए। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो चार्जेस अवेलेबल होते हैं पूरे यूनिवर्स में वो कंजर्व चार्जेस हैं, ठीक है। मतलब वो ना आप चार्ज को पैदा कर सकते हैं ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ वहाँ भेज सकते हैं। इसमें से निकाल के उसमें डाल दीजिए, उसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो उसके लिए सेकेंड पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब देखो इसमें क्या करना है कि तुम लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट हमेशा कंजर्वेशन के टाइम पे लिखा जाता है। लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। उसके बाद इट इज द सम ऑफ positive and negative charges present in an isolated system। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये तो सेंटेंस समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व होते हैं, आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप इसको पैदा नहीं कर सकते, बट इट इज़ द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये सिस्टम एक मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको दुनियादारी से मतलब ना हो, आसपास के जो सराउंडिंग चीज़ें हैं इन सराउंडिंग का इस पर असर ना पड़े
और ये अपना असर सराउंडिंग पर ना डाले, ऐसे कंडीशन में इसमें जो भी चार्जेस होंगे, जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव, वो सारे चार्जेस आपस में जब ऐड कर देंगे तो लाइफ टाइम सेम आएंगे, लाइफ टाइम हमेशा वो बार बार सेम ही आएंगे। तो वही है कि इफ़ इट इज़ द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। खैर इस बात का उतना बड़ा महत्व नहीं है, मेन चीज़ बस इस लाइन का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, वो हमेशा कंजर्व होते हैं। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी थी चार्ज की, उसमें जो पहली प्रॉपर्टी थी कि उसको हम ऐड कर सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि उसको हम कंजर्व कर वो कंजर्व होता है। अब हम लोग उसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्वांटाइजेशन देखेंगे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। मतलब ये है कि चार्ज जहाँ भी होगा, हाँ बेटा, तो जो हम लोग का तीसरा पॉइंट है ना उस, हाँ अब आ रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ऐसे ही आवाज़ ले आना बार बार। तो ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें तुम लोग लिखोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये तीसरा हेडिंग है। इसको हम ठीक से लिखते हैं QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जहाँ भी दुनिया में आपको चार्ज दिखेगा वो चार्ज क्वांटाइज्ड होगा, मतलब वो हमेशा ये जो ई है ना, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी का मल्टीपल होगा। 2 4 6 8, आधा कभी नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, उसको लिख लेते हैं, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ई। अब चार्ज ई तो समझ रहे हैं, चार्ज ई का मतलब है हमारे पास जो चार्ज ई की वैल्यू होती है उसी की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपके पास हमेशा इसी का या तो पॉजिटिव वाला होगा या तो नेगेटिव वाला होगा, इसी के मल्टीपल में होगा आपके पास चार्ज। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब देखो, आपके पास टोटल कितना चार्ज हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितना चार्ज हो सकता है, तो उसको लिखोगे ऐसे कि नेट चार्ज कितना हो सकता है। तो आपको समझना है कि किसी के ऊपर भी नेट चार्ज, उसको हम कैपिटल क्यू बोलें अगर, वो कितना हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आप -E यूज करते हैं, तो -E का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -E वाले चार्ज में, मतलब यहाँ का माइनस चार्ज उठा करके। ठीक है, और अगर आपके पास पता है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप क्या कीजिए कि वाला प्लस वाला E उठाइए और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। NP का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद अगर आपके पास न्यूट्रॉन भी हैं, तो न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज मतलब जीरो चार्ज होता है, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका सीधा मतलब हुआ कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, प्रोटॉन की संख्या पता है, तो हम उसको ऐसे अरेंज करेंगे और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो ये आपका बन जाएगा नेट चार्ज। ठीक, अब 5वें में लिख दीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि किसके पास चार्ज कितना होता है, किसके पास वेट मास कितना होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है, देखो kg लिखा है तो इसलिए ये मास हो गया। प्रोटॉन का मास इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसमें तुम लिखो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसका चार्ज हम लिखवा चुके हैं, इसका भी चार्ज लिखवा चुके हैं। अब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना, लेकिन न्यूट्रॉन का मास लिख लो। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुमको डिफरेंस दिखेगा, इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्का है, ये वाला चीज़ थोड़ा सा हल्का होता है, प्रोटॉन थोड़ा सा हल्का होता है, बाकी चीज़ न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। यहाँ पर एक्चुअली 5 आएगा, थोड़ा 100 का डिफरेंस होता है, 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब 25 कर दो उसको। अब उसके बाद इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज को तुम 0 कर दो।
न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो थ्योरी होती है उसकी बेसिक बेसिक बातें, बहुत बेसिक बेसिक बातें चार्ज के बारे में। अब हम लोग जंप करेंगे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम लोग बोलते हैं कूलाम्स लॉ। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन का लॉ था, न्यूटन्स लॉ, जो कि दो मासेस के बीच में 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, अट्रैक्शन बता रहा था। वैसे यहाँ पर है कूलाम्स लॉ। तो हम चैप्टर चेंज करते हैं और अभी तुम देखो COULOMB, कूलाम्स लॉ। अब ये कूलाम्स लॉ को हम लोग नया टॉपिक मान के चलेंगे कि अब यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया। तो अब देखो कूलाम्स लॉ में तुमको वो नहीं बेटा, अब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ आपसे क्या कहता है कि चलो मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक, ये चार्ज पॉजिटिव हो या ये चार्ज नेगेटिव हो वो बात नहीं है। यहाँ भी कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई बात नहीं, चलो Q1 है ये Q2 है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। अब चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो फोर्स रिपल्शन का हो, ए मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन, ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरह का चार्ज है। वो तुमसे ये बोले कि चाहे जैसा भी फोर्स लगे, अट्रैक्शन का लगे रिपल्शन का लगे, वो जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनके साइन पर डिपेंड नहीं करता, जो मैग्नीट्यूड हैं वो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट कर दो Q1 Q2 उनके प्रोपोर्शनल होता है। और फिर वो बोले, कूलाम बोले कि ये जो फोर्स होता है वो उनके बीच जो डिस्टेंस r है तो डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर वो इन दोनों को कम, तो ये उनका लॉ था, ठीक है। तो अब इस लॉ को फिर बाद में एग्जैक्ट फार्मूला बना दिया गया। तो ये जो पहले लॉ है कूलाम का लॉ, पहले वो सिर्फ इतना ही था, अब इसको लिख लेते हैं, थ्योरी में लिख लेते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा पहला हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब एंड लिख करके दूसरा लिखवा रहे हैं, एंड इन्वर्सली, अब यहाँ लिख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा लॉ है, ये तुम्हारा लॉ है और उस लॉ को ऐसे मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, लेकिन और उसके लिए तुम ये डायग्राम बनाओगे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यूजफुल फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, हम उसको ये लिखेंगे F इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कोई कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो इस पूरे फार्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैथ के इक्वेशन सवाल सॉल्व करने के लिए। यहाँ जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को हम एक जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें एप्सिलॉन नॉट की अलग वैल्यू होती है। देखो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो ई की तरह लग रहा है 0 है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब उसको हम लोग क्या कहते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है। पाई ऑलरेडी तुम लोग समझ रहे हो पाई क्या है, 4 ऑलरेडी समझ रहे हो 4 क्या है, तो पहले इतना कॉपी करो, फिर हम लोग चलते हैं इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो मेरी बात, सवाल को ऐसे समझो कि अगर दो चार्जेस यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो 10 कूलम का चार्ज, यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज, और इनके बीच का मान लो डिस्टेंस है 1 मीटर। और एक चीज़ और समझ लो, फॉर्मूले को यहाँ लिख दे रहे हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस जो पूरे की वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। अब हम अगर इस कंडीशन में जो ये कंडीशन है, अब इसको तुम एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू 10 की 10 9 × 10⁹। अब देखो Q1 Q2 की वैल्यू 10 कूलम × 10 कूलम,
ये भी कूलाम ही है बेटा, डिवाइड बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलो अब इसकी वैल्यू निकालें अगर, तो ये 100 हो जाएगा तो आएगा 9 × 10⁻11 न्यूटन, राइट। ये फोर्स हो गया। लेकिन इस चीज़ में जो हम क्वेश्चन दिए हैं इसमें एक चीज़ मिसिंग है। उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है? देखो, तुमको ये तो नहीं बताया गया था ना कि ये जो चार्ज रखा हुआ है ये किस तरह के मीडियम में रखा हुआ है। पानी में रखा हुआ है, इसके बीच में पानी है, इसके बीच में हवा है, इसके बीच में वैक्यूम है, मतलब क्या है उसके बीच में। तो उस चीज़ को जब हम जान लेंगे कि अच्छा ठीक है इसके बीच में क्या है, तो उसके हिसाब से इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था ना वो अफेक्टेड होने लगेगा। मतलब बात समझ रहे हो? अगर समझ गए कि ठीक है इसके बीच में वैक्यूम है तब फोर्स इतना आएगा, लेकिन इसके बीच में अगर पानी हो, इसके बीच में अगर हवा भरा हो, तब फोर्स अलग लगाने लगेगा अलग अलग कंडीशन में। तो उसी चीज़ को जज करने के लिए, उसकी थ्योरी समझने के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, उसको हम लोग बोले परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ से हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं, सिंबल एप्सिलॉन। ठीक, अब ये जो एप्सिलॉन होता है इसकी परमिटिविटी होती है। अब एप्सिलॉन किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है। एप्सिलॉन यही होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है, लेकिन अगर उस मीडियम में वहां मीडियम हो ही ना, मतलब नॉट, तो वो बन जाएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब वहां मीडियम है ही नहीं है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी अपनी एक खास वैल्यू होती है। हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं। उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 और इसका यूनिट भी होता है F/m। मतलब इसका जो यूनिट आ रहा है वो यूनिट किस तरीके से आ रहा है। आप देखिए, अगर आपको ये निकालना हो कि इसका यूनिट कितना आ रहा है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये चीज़ क्या है, न्यूटन है। ये पूरी चीज़ क्या है, कूलाम, और कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर है। ये चीज़ क्या है, मीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ हटा दीजिए, इस एफ को नीचे ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट का एक फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी उसको हटा दिए, F × r²। अब यहाँ से आप यूनिट निकाल लीजिए। ये 4 पाई का तो यूनिट होगा नहीं, Q1 Q2 का यूनिट होगा कूलाम × कूलाम, कूलाम स्क्वायर, और नीचे में ये न्यूटन है और ये r² है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बन गया आपका यूनिट कूलाम। तो इसको यहीं पे लिख दीजिए अपना, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। लेकिन ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, आपको चाहिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का ये मतलब है कि उसके बीच में जब कोई मीडियम दिया हो। अब मीडियम उसके बीच में दिया है तो जब क्वेश्चन में मीडियम दिया रहेगा तभी आप बोलेंगे कि उसके मतलब बीच में मीडियम दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मीडियम नहीं दिया है तो आप उसको मानेंगे वैक्यूम है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि क्वेश्चन में मीडियम दिया हो, तो अगर क्वेश्चन में मीडियम दिया रहेगा तो हम लोग इस फोर्स में जो एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं वहां पे एप्सिलॉन मीडियम यूज करेंगे। हम बताते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम चेंजिंग द पेज। देखिए एक केस लेते हैं जब दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस r है, लेकिन इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो ये वैक्यूम है। दूसरा केस लेते हैं जब ये सेम चार्ज है Q1 और ये Q2। अब इनके बीच में मान लीजिए कि कोई मीडियम आ गया, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो अब यहाँ पर जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तब लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2/r स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, यहाँ पर हम मीडियम लगा देंगे। ठीक है, जब वैक्यूम रहेगा तो नॉट लगा देंगे और जब कोई मीडियम आ जाएगा तो मीडियम लगा देंगे। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन r से दिखाते हैं। r मतलब रिलेटिविटी। अब इसका ये मतलब होता है कि ये एक मीडियम की परमिटिविटी होती है,
लेकिन वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होती है। मतलब एप्सिलॉन मीडियम को वैक्यूम से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो होता है एप्सिलॉन आर। आई होप कि ये पूरा पूरा क्लियर हो गया। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे हैं, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो एप्सिलॉन आर है, इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस समय उसका सिंबल के यूज करते हैं। अब देखो, इन तीनों चीज में किसी को डाउट है तो हमसे पूछे। पहले आप लोग इसको डिटेल में नोट कीजिए। अगर किसी का कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो वो इस वीडियो को दोबारा देख लेगा, इससे नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से और एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। ये वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन एम यूज हुआ है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है और जो एप्सिलॉन आर यूज हुआ है, तो इसको हम लोग और किन किन नामों से जान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, ठीक है। देखो, हम लोग यहाँ पर जो एप्सिलॉन के बाद आर यूज किए थे उसका फॉर्मूला लिखे थे एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनके नाम होते हैं। इस वाले को हम मीडियम के लिए डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इस वाले को भी हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, लेकिन इसको जनरल लैंग्वेज में एब्सोल्यूट नहीं बोलते, इसको सिर्फ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट ही होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, लेकिन मीडियम का होता है, वैक्यूम का नहीं होता है। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे ध्यान देना, ये बेटा ये मीडियम के लिए बना होता है, क्योंकि मीडियम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से। अब मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट, जो मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट है, फॉर्मूले में जो यूज होता है वो होता है कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जाती है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बनता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखो, यहाँ पर जो तुम इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन पर जब फोर्स का फॉर्मूला बनाओगे, फोर्स इन मीडियम, तो तुम एप्सिलॉन एम यूज करोगे, लेकिन एप्सिलॉन एम को रिप्लेस कर दोगे, तो वो ही है फॉर्मेट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है सवालों में। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ब्रैकेट क्लोज, सॉरी आई मीन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, सिर्फ इतने की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, ठीक है ना। उसमें एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव वाला, वो अलग से किताब में दिया रहता है, मतलब क्वेश्चन में वो दिया रहता है। सिर्फ इतना जो येलो से हम कवर किए हैं ना, चलो हम रेड से कवर कर देते हैं, ये वाला रेड से जो कवर किया लास्ट में अभी, वो सिर्फ उतनी की वैल्यू होती है, आपकी दी रहती है 9 इंटू 10⁹। ये आपको रटना होता है, ये वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। एप्सिलॉन आर आपको अलग से पुट करना होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। और इंटू में ये 3 टर्म दिए ही होते हैं क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन आराम से लग जाता है। अब हर चीज़ का यहाँ पर अलग अलग सिग्निफिकेंस है, यूनिट सबका याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखो, हम लोग यहीं पर एक छोटा सा नोट कर लें, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नोट यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। तो इस कूलाम का स्पेलिंग होता है COULOMB और इसका सिंबल होता है कैपिटल C, ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और नोट करेंगे। नोट में पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, थर्ड में पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। बस थोड़ा सा नोट कर लो कि जब चार्ज फ्लो को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब करंट आता है, और उसका यूनिट Q की वजह से कूलाम होता है और टाइम की वजह से सेकेंड होता है, कूलाम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं।
इसको भी नोट कर लो। और थर्ड पॉइंट में तुम ये नोट करो कि चलो थर्ड पॉइंट में हम इसको तुमको छोड़वा देते हैं, अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म करवाएंगे तब वो चीज़ रेडी हो जाएगी। जो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये एग्जाम में पूछता भी है कि वेक्टर फॉर्म में कूलाम फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी पहले इतना कॉपी करो, हर एक पॉइंट इसको ध्यान रखना, हर एक पॉइंट जो तुम लोग नोट कर रहे हो ये कल भूल जाएगा, परसों भूल जाएगा। जितनी चीज़ें नई समझ में आ रही हैं आप उनको रिवाइज करेंगे कल सुबह उठ करके, ठीक है, तो आपको रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ एकदम ताज़ा ताज़ा रहेगा, कुछ भी नहीं भूलेगा। लेकिन तुम इनको अगर 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो ये इतनी टफ हो जाएंगी कि तुमको लगेगा तुम 12th में फेल होने वाले हो, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है 12th में कवर करने के लिए। इन सारे कंटेंट को हम लोग डिटेल में अगर छोड़ते चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए हर दिन हर चीज़ रिवाइज करना है और हर दिन टेस्ट सीरीज में टेस्ट लिखना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो 12th का जो आपको टेस्ट देना होता है इसमें आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में प्रूविंग वगैरह आती है, तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे आराम आराम से। अभी तो आज पहला क्लास है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। चलो हम लोग आगे जाते हैं, वेक्टर फॉर्म देखते हैं फोर्स के फार्मूले का। टॉपिक चेंज। अब चलो यहाँ से एक नया टॉपिक बनाओ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स फोर्स। कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है देखो, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। सबसे पहले तुम लोग एक ऐसे एक्स वाई एक्सिस बना लो, यहाँ पर एक चार्ज बना लो, उस चार्ज का नाम रखो Q1। यहाँ पे एक चार्ज बनाओ, उसका नाम रखो Q2। अब हर चार्जेस का अपना अपना पोजीशन वेक्टर होगा। इसका पोजीशन वेक्टर R1 कर दो, इसका पोजीशन वेक्टर R2 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर जब तुम Q1 को समझोगे Q2 के रिस्पेक्ट में, हाँ बेटा क्लास एंड हो जाएगी 10 मिनट में, अच्छा हुआ याद दिला दिए। तो तुम लोग ऐसे डायग्राम बनाओ पहले। तो फिर अभी हम लोग अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे इस पर जो फोर्स लगेगा Q2 पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इधर की तरफ दिखा देंगे, तो Q2 की तरफ फोर्स उधर लग रहा है। अब यहाँ पर Q1 पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इधर दिखा देंगे, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। अब इन फोर्सेस के नाम होंगे, ठीक है। अब उन फोर्सेस के नाम ऐसे रखोगे, देखो F12 मतलब 1 की वजह से फोर्स लग रहा है 2 पर, इसका नाम रखोगे 2-1। 2 की वजह से फोर्स लग रहा है 1 पर, ठीक है ना, समझ में आ गया दोनों का मतलब। और यहाँ पर अब इसकी वैल्यू लिखो, F12 मतलब 1 की वजह से 2 पर फोर्स, 1 की देख लो F1, देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, F12 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो 1 की वजह से 2 पर फोर्स, इसका ये मतलब होता है। इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। इतना तो तुम जानते ही हो। उसके बाद एक यूनिट वेक्टर लिख दो, इसका मतलब होता है 1 2 कैप लिखो इसका, यह है यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एक ट्रिक है, किसी भी फॉर्मूले में अगर तुम प्रॉपर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो नया आंसर बनता है इतना बड़ा सा, वो बन जाता है वेक्टर फॉर्म। ठीक ऐसे ही दूसरा फोर्स लिखो, F21 लिखो। F21 में ऐसे दिखेगा, एकदम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक जगह बदल जाएगा, Q1 Q2 बाई R²। अब यहाँ पर R21 लिख दो, बस इतना ही चेंज करना है, हो गया काम। तो जब 2-1 निकाल रहे हो तो 2-1 लिख देना, जब 1-2 निकाल रहे हो तो 1-2 लिख देना और इसको वेक्टर लगा देना। अब तुम देखो कि एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हुआ। तो उसके लिए तुम ऐसे लिखोगे, F21 जो फोर्स है वो नेगेटिव लगा देना F12 के, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन मीन्स बोथ द फोर्सेज आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, both negative sign means both forces are opposite to each other। इसको तेजी से कॉपी करो और डायग्राम में ये बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको R से दिखा देना। देखो
अब हम लोग एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। चलो सबका कॉपी हो गया, वेरी गुड। अब उस नए टॉपिक में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, ये एक नया हेडिंग है, इसको नोट करो। अब इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q1, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q2, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q3, और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं। अब इसका मतलब मान लो कि अगर Q1 चार्ज Q2 चार्ज को इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, Q3 चार्ज Q2 को इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो Q2 पर फाइनल फोर्स लगेगा वो इन दोनों फोर्स के हिसाब से लगेगा। देखो इस फोर्स को हम लिख रहे हैं 1 2। 1 2 का मतलब क्या है, 1 के द्वारा 2 पर फोर्स। F12 का क्या मतलब हुआ, 1 के द्वारा 2 पर फोर्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे, F23, सॉरी माय मिस्टेक, F32। इसका मतलब हुआ 3 के द्वारा 2 पर फोर्स। करेक्ट, दोनों आगे समझ में आ रहा है। तो अब इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगा, दोनों फोर्स को जोड़ना होगा, तो उस पर नेट फोर्स निकल के आएगा। ठीक है, अब जो नेट फोर्स तुम निकालोगे उसका सिंबल ऐसे लिखोगे। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन लिख लेते हैं, ये होता क्या है। तो ऐसे लिखो, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि ये सभी के सभी रेस्ट में है, एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। इसका ये मतलब है कि हमारे पास दो चार्जेस लग तो रहे हैं, दो फोर्सेस लग तो रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा F नेट वो भी वेक्टर होगा, और उसका मतलब क्या होता है कि F 1 की वजह से 2 पर लगना है प्लस F 3 की वजह से 2 पर लगना है। ठीक, इसको तुम रीड कैसे करोगे, इसको रीड करने का तरीका तुम फ्यूचर में अगर भूल जाओ तो ऐसे रीड करना है, इसको नोट करके लिख लो कि फोर्स बिकॉज ऑफ 1 ऑन 2, इसको कैसे रीड करोगे, फोर्स बिकॉज ऑफ 3 ऑन 2। क्लियर है ना, बिकॉज ऑफ पहले रीड कर देना कि रीज़न किसकी वजह से लग रहा है। ये पूरा समझ में आ गया। तो हमारे पास देखो फोर्सेस भी आ गए और उनका सम भी हो गया। तो यही था तुम्हारा मेन की प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। इस पर हर बार 1 नंबर की थ्योरी आती है। जल्दी कॉपी करो, मीटिंग ओवर होने वाला है, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। तो देखो बेटा, अब हम लोग जो हम लोग का पोर्शन कवर हो गया उसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो नेचर होता है, जिसके कितने चार्ज होते हैं, ये सब समझे, कुछ थ्योरम समझे, कुछ लॉस समझे, और हम लोग फोर्स का पूरा डिटेल ले लिए। और अभी सिर्फ एक एग्जांपल किए हैं, और अभी हम लोग की एक बहुत मोटी थ्योरी बाकी है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थ्योरी थोड़ी सी है, इसको हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम लोग मतलब अभी इस चैप्टर में देखो, जैसा कि हम बताए शुरू में ही कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं। तो इस चैप्टर को जो अभी तुम लोग कर रहे हो इसमें भी मेन टॉपिक्स हैं। तो अभी फोर्स जैसे एक बहुत मेन टॉपिक है, जब आपका फोर्स कवर हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कवर हो जाएगा तो हम लोगों के पास अब कुछ खास रह नहीं जाएगा इस चैप्टर में करने के लिए। तो हम लोग एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कर लेंगे, ठीक। और अब तुम लोग आ रहे हो क्लास में, लाइव क्लास में आओगे, राइट? ठीक है, तो अभी तुम लोग एक काम करो, अब इस क्लास को ओवर करते हैं और तुम लोग लाइव क्लास में चले जाओ। और अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है उसमें हम लोग का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है।
तो अभी हम लोग इसको करेंगे, इसमें डाइपोल वगैरह भी करना होता है, कल करेंगे। और उसके बाद जो मेजर टॉपिक होता है वो होता है गॉस लॉ, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लंबे लंबे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वैसे अभी देखो अगर, तो इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, मतलब कि आज के लिए इसको रिवाइज करना, इसके मतलब इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, क्या क्या पढ़ना तो भूल जाओगे। अब कल की क्लास में हम लोग बाकी पोर्शन करेंगे, लेकिन अभी दिवाली है तो अभी हम लोग कल परसों बंद रहेगा, दिवाली के दिन बंद रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग की बाद में होगी। अब ये वीडियो जो हम बना रहे हैं रिकॉर्ड हुआ है, इसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, तो तुम लोग के लिए रिवीजन के लिए हेल्प रहेगा। तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नहीं, कल हम लोग देखते हैं, कल का देखते हैं, शायद धनतेरस आज ही है, नहीं कल है धनतेरस। तो ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।